फिल्म की शुरुआत मिकी से होती है जो बर्फ में लथपथ दो चट्टानों के दरमियान फंसा हुआ था। यहाँ पर एक आदमी आता है जो उसे बचाता नहीं बल्कि उससे हंसते हुए पूछता है, मरना कैसा लगता है मिकी? तुम तो बार बार मरकर जिंदा हो जाते हो। चलो अच्छा, अब अपनी मौत को एंजॉय करो, तुमसे फिर मुलाकात होगी। ये कहकर वो आदमी चला गया और यहाँ पर एक क्रिएचर ने मिकी के ऊपर हमला कर दिया, जिसके बाद सीन यहीं से कट होकर हमें एक मशीन को दिखाया गया जिसमें से मिकी को प्रिंट किया गया था। मतलब वो इंसान नहीं था, इंसान का एक वेरिएंट था, बिल्कुल इंसान जैसी क्रिएचर, जिसे एक्सपेरिमेंट के मकसद से इस मशीन में बनाया गया था। जहाँ कहीं भी किसी को काम करने में जान का खतरा होता था, वो काम मिकी करता था। चाहे स्पेस की गहराई को जानना हो, क्या चेक करना हो किसी प्लैनेट का टेम्परेचर इंसानों के रहने के काबिल है या नहीं, वहाँ मिकी को भेजा जाता था। यहाँ तक कि जहरीली वैक्सीन्स के टेस्ट भी मिकी पर किए जाते थे और जब वो मर जाता था तो इसी मशीन के जरिए उसे दोबारा प्रिंट कर लिया जाता था ताकि उससे दूसरे काम करवा सकें। और नए मिकी को बनाने के बाद उसकी पुरानी मेमोरी भी उसके दिमाग में इंस्टॉल कर दी जाती थी। अब मिकी के साथ ये सब क्या हो रहा है, ये जानने के लिए स्टोरी थोड़ी सी और पास्ट में चली जाती है। मिकी और मिकी के दोस्त ने बिजनेस करने के लिए एक गैंगस्टर से कुछ पैसे उधार लिए हैं, लेकिन क्योंकि वो उन पैसों को वापस नहीं कर पा रहे तो अब गैंगस्टर्स उनके पीछे पड़ चुके हैं। वो आदमी अब इनको धमकी देता है कि अगर तुमने मुझे पैसे वापस ना किए तो मैं तुम्हारा कोई भी बॉडी पार्ट काट दूंगा। इस दुनिया में अर्थ बहुत ज्यादा पोल्यूटेड हो गई है, इंसानों का यहाँ रहना वैसे ही मुश्किल हो चुका है। इंसान रहने के लिए नए प्लैनेट्स की तलाश कर रहे हैं और ऐसे ही एक शिप को भी हमें दिखाया जाता है जो नए प्लैनेट की तलाश में निकल रहा है। इस स्पेसशिप में बहुत से लोगों की जरूरत थी। मिकी भी अपनी मुश्किलों से भागकर इस दुनिया से भागना चाहता था, लेकिन कोई काम उसे ऐसा आता ही नहीं था जो इस स्पेसशिप में रिक्वायर्ड हो। उसे फॉर्म पे एक एक्सपेंडेबल की चॉइस मिलती है जिसपे वो टिक कर देता है, ये जाने बगैर कि एक्सपेंडेबल का मतलब क्या है। जैसे ही उसका फॉर्म आगे जाता है तो एक लड़की आकर उससे पूछती है, क्या तुमने सच में एक्सपेंडेबल के लिए फॉर्म भरा है? देखो ये एक ऐसी जॉब है जिसके लिए तुम्हें पैसे नहीं दिए जाएंगे, तुम्हें खाना भी कम दिया जाएगा और अगर तुम मर गए तो तुम परमिशन दे रही हो कि तुम्हारे वेरिएंट को मशीन्स के जरिए प्रिंट कर लिया जाएगा, यानी तुम्हें बार बार जिंदा किया जाएगा। स्पेसशिप के ऑर्गेनिक वेस्ट का इस्तेमाल करते हुए मशीन के जरिए तुम्हारी नई बॉडी बनाई जाएगी जिसे वेरिएंट कहा जाएगा। मौत का दर्द तुम्हें बार बार सहना होगा, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? मिकी के हाँ कहने पर उसके साथ एक प्रोसेस शुरू कर दिया जाता है जिससे उसकी मेमोरी एक हार्ड ड्राइव के अंदर सेव हो सके। ये काम खत्म होने के बाद उसके पास वही लड़की आती है और उसे एक गन देती है और कहती है, अपने आप को मार लो। मिकी को ना चाहते हुए भी अपने आप को शूट करना पड़ता है, जिसके बाद मिकी की इस बॉडी को ऑर्गेनिक वेस्ट पे फेंक दिया जाता है। कुछ देर बाद मशीन के जरिए उसकी एक दूसरी बॉडी प्रिंट कर ली जाती है जिसे आम लोगों के साथ आम नॉर्मल काम करते हुए दिखाया जाता है। अब यहीं पर हमें केनेथ मार्शल को भी दिखाया जाता है। वो स्पीच देता है कि हम जल्द ही इंसानों के लिए एक नया प्लैनेट रहने के काबिल बना लेंगे और सभी उसकी स्पीच पे तालियां बजाते हैं। मिकी को इसकी बातों में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। वो खाना खाने के लिए एक जगह बैठा तो उसके पास एक सिक्योरिटी एजेंट नाशा बैठी हुई थी। ये दोनों बातें करने लगे और देखते ही देखते इनके दरमियान में दोस्ती हो गई। ये लोग अपना ज्यादा वक्त साथ गुजारना शुरू कर देते हैं और जल्द ही इनकी दोस्ती प्यार में बदल जाती है। मिकी की लाइफ तो यूं ही चलती रहती है कि कई मर्तबा उसे मार दिया जाता है और दोबारा प्रिंट यानी दोबारा जिंदा होने के बाद भी वो नाशा के पास ही आता है। और फाइनली ये लोग नेफिलिम प्लैनेट के पास पहुंच जाते हैं। यहाँ पे बर्फ थी जिससे पता चला कि यहाँ पर पानी के साथ साथ ऑक्सीजन भी मौजूद है, लेकिन क्या यहाँ का एनवायरनमेंट सांस लेने के काबिल है भी या नहीं, ये चेक करने के लिए मिकी को प्लैनेट पे उतारा जाता है। उससे मास्क हटाने को कहा जाता है जिसकी वजह से यहाँ पे मौजूद बहुत सारे बैक्टीरियाज उसके अंदर चले जाते हैं। उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है और उसके नाक से बहुत ज्यादा खून आने लग जाता है। मिकी के अंदर के बैक्टीरियाज को चेक करते हुए साइंटिस्ट उन बैक्टीरियाज के खिलाफ वैक्सीन बनाना शुरू कर देते हैं। इन वैक्सीन को बार बार मिकी के ऊपर टेस्ट किया जाता है और मिकी को नेफिलिम प्लैनेट पर भेजा जाता है। इस एक्सपेरिमेंट के लिए लगभग 12 से 13 बार ये लोग मिकी की जान ले लेते हैं और आखिर फिर एक ऐसा एंटीडोट, एक ऐसी वैक्सीन बनाने में तैयार हो जाते हैं जिसको लगाने के बाद इंसान नेफिलिम प्लैनेट पर सांस ले सकते थे। एक्सपेरिमेंट के पास होने के बाद अब मिकी के साथ 3 और क्रू मेंबर नेफिलिम प्लैनेट पर उतरते हैं। इस प्लैनेट को एक्सप्लोर करते हुए एकदम से बर्फ की चट्टानें हिलने लगती हैं और एक जवान लड़की बर्फ की एक चट्टान के नीचे आ जाती है। ये जानकर सभी लोगों को बहुत दुख होता है। अब मिकी जब स्पेसशिप में वापस आता है
तो केनेथ मार्शल उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि मरना तुम्हें चाहिए था, तुम एक एक्सपेंडेबल थे, लेकिन तुम्हारे मरने के बजाय एक ऐसी लड़की मर गई जो आगे जाकर वो हमारी नस्ल बढ़ा सकती थी। इस सब में गलती तुम्हारी ही है और तुम्हारी गलती की वजह से अब तुम्हें और कम खाना दिया जाएगा और तुम 12 घंटे के बजाय अब 18 घंटे की शिफ्ट किया करोगे। यहाँ पर मिकी इन्हें यह भी बताता है कि मैंने वहाँ पे एक जानवर देखा था जिसे उसने क्रीपर का नाम दिया। तो केनेथ मार्शल ने अब उसे ऑर्डर दिया कि तुम वापस नीचे जाओ और उस जानवर को पकड़ कर लाओ। मिकी उनके कहने के मुताबिक दोबारा नेफिलिम प्लैनेट पर उतरता है वहाँ से उस जानवर को पकड़ने के लिए, और इस सारे चक्कर में वो एक खाई में गिर जाता है। और ये वही सीन है जहाँ से मूवी स्टार्ट हुई थी। हमने देखा था कि मिकी के ऊपर इस क्रिएचर ने हमला कर दिया था, लेकिन वो मिकी को खाते नहीं। मिकी उन्हें कहता भी है कि मुझे खा लो, मुझे जान से मार डालो, लेकिन ये क्रिएचर उसे मारने के बजाय खींचते हुए उसे खाई से बाहर ले आता है। इसका मतलब ये था कि ये क्रिएचर इंसानों से नफरत नहीं करते थे और ना ही ये इंसानों के लिए नुकसानदायक थे। क्रीपर का ये बिहेवियर उसे समझ नहीं आता और वो दोबारा एक ट्रक पर बैठ जाता है जो उनकी स्पेस शटल के पास ही जा रहा था। इस ट्रक में 2 बड़े बड़े कीमती पत्थर थे जो इसी प्लैनेट से लिए गए थे। इसी पत्थरों के साथ वो भी अपनी स्पेस शटल में वापस आ जाता है। थका होने की वजह से वो पहले उस क्रीपर के बारे में इन लोगों को नहीं बताता और अपने रूम में जाकर सो जाता है। घंटों बाद जब वो नींद से उठा तो डर गया ये देखते हुए कि उसके साथ एक और मिकी भी था, यानी इन्होंने मिकी को मरा हुआ समझकर उसका एक नया वेरिएंट मिकी 18 बना लिया था। मिकी 17 इस वेरिएंट को कुछ नहीं कहता, लेकिन मिकी 18 मिकी 17 को मारने पे तुल जाता है और कहता है कि तुमने अपनी लाइफ जितनी जीनी थी जी ली, मुझे तो अभी बने 2 ही घंटे हुए हैं, इसलिए तुम्हें मर जाना चाहिए। वैसे भी एक से ज्यादा मल्टीपल्स का रहना इलीगल है। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने मल्टीपल का जिंदा रहना इलीगल कर दिया था। यही बात याद दिलाते हुए मिकी 18 कहता है कि मरने का हक तुम्हारा है, मैं तुम्हें मार दूंगा। मिकी 17 कहता है प्लीज मेरी बात सुनो, तुम अपनी जिंदगी जीना, मेरा खाना खा लेना, बस मुझे जिंदा रहने दो, क्योंकि मैंने इंसानों को बताना है कि वो क्रीपर्स इंसानों के लिए खतरा नहीं है। ये ना हो इंसान उन्हें खतरा समझकर उन सब की जान ले लें। ये लोग ऑर्गेनिक वेस्ट के पास खड़े हुए ये बातें ही कर रहे थे कि तभी यहाँ पर मिकी का पुराना दोस्त टैमो आ गया। ये वही लड़का है जिसके साथ मिलकर मिकी ने दुनिया में लोन लिया था और उसी की वजह से आज वो एक्सपेंडेबल बनने पे मजबूर हुआ था। गुस्सा तो इन दोनों को ही था उस पर, तो ये दोनों मिलकर टैमो को ऑर्गेनिक वेस्ट में डाल देते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर दूसरे लोग आ जाते हैं तो इन्हें टैमो को बचाना पड़ता है। टैमो जब वापस निकला तो घबराया हुआ था। उसकी घबराहट का फायदा उठाते हुए मिकी 18 और मिकी 17 ने उसे धमकी दी कि अगर तुमने किसी को बताया कि हम 2 वेरिएंट यहाँ पे जिंदा हैं तो तुम्हें दोबारा ऑर्गेनिक वेस्ट में डाल देंगे, इसलिए अपनी जुबान बंद रखना। खैर अब मिकी 17 अपने रूम में चला जाता है और मिकी 18 को नासा के लोग ले जाते हैं अपने कुछ काम करवाने के लिए। थोड़ी देर में मिकी के रूम में केनेथ मार्शल के लोग आते हैं और मिकी 17 को उठाकर ले जाते हैं ये कहते हुए कि तुम्हारे लिए एक दावत अरेंज की है। मिकी बहुत खुश हुआ। केनेथ मार्शल ने आज उसे इज्जत भी दी और उसे खाना भी खाने को दिया। मिकी 17 जिसने काफी टाइम से खाना नहीं खाया था वो तो इस खाने पे टूट पड़ा। वो तो धड़ाधड़ इस खाने को खा रहा था कि तभी यहाँ पर जेमा आ गई जो यहाँ की साइंटिस्ट है। वो केनेथ मार्शल को कहती है ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं कि आप किसी को दावत पे बुलाएं, उसे इज्जत दें और उसके बाद उसे एक्सपेरिमेंट वाला गंदा खाना खिला दें। यहाँ पर मिकी 17 को पता चलता है ये सिंथेटिक मीट था, यानी आर्टिफिशियली बनाया गया मीट था जिसे पहले एक एक्सपेंडेबल पे ट्राई किया जा रहा था कि क्या ये इंसानों के खाने के काबिल है भी या नहीं। अभी उसने ये बात सुनी थी कि ये मीट उसे रिएक्ट करने लग गया, उसका गला सूज गया, उसे वॉमिट होने लगी। ये देखकर सब लोग जान गए कि सिंथेटिक मीट यानी आर्टिफिशियल मीट जो उन्होंने बनाया था वो खराब था। अभी ये सब चल ही रहा था कि साइंटिस्ट ने आकर उसे एक इंजेक्शन लगाया था। एकदम से मिकी की तबीयत भी ठीक हो गई, लेकिन जो उसके साथ बिहेवियर रखा गया था जेमा को वो बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो उसे लेकर अपने साथ अपने कैबिन में आ जाती है और उसे चाय भी देती है। कि दोनों यहाँ बात करते हैं और जेमा को मिकी की नेचर काफी अच्छी लगती है। चाय पीने के बाद वो जल्दी से उठकर अपनी कैबिन की तरफ निकल जाता है, जहाँ वो जाकर देखता है कि नाशा यानी उसकी फ्रेंड यहाँ पे आई हुई थी। वो इस टाइम मिकी 18 के साथ बैठी हुई थी और मिकी 17 को देखकर वो हैरान रह गई कि 2 मिकी एक ही टाइम में कैसे सरवाइव कर रहे थे। वो तो किसी तरह इस बात को हजम कर ही लेती, लेकिन इतनी ही देर में यहाँ पर जेमा आ गई मिकी 17 के पीछे पीछे। वो जाकर फौरन अथॉरिटीज को इसकी कंप्लेन करने वाली होती है कि तभी उसे नाशा रोक लेती है। नाशा उसे कहती है देखो मिकी के जिंदा रहने या ना रहने से तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा, लेकिन मैं मिकी से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। फिलहाल जेमा भी उनकी बात मान लेती है और इससे पहले कि ये लोग कुछ और बात कर पाते इन्हें मीटिंग रूम से बहुत ज्यादा शोर सुनाई देता है। वहाँ पे असल में केनेथ मार्शल नेफिलिम प्लैनेट से लाए स्टोन्स पे अपना नाम खुदवा रहा था ताकि सबको ये पता चले कि केनेथ मार्शल
और उसकी जनरेशन पहली मर्तबा नेफलिन प्लैनेट पे आई थी और यहाँ रहना शुरू किया था उन्होंने। पत्थर को जैसे ही काटा जाता है तो उसके अंदर से 2 क्रीपर्स निकल आते हैं, जिनमें से एक केनेथ मार्शल के ऊपर हमला कर देता है और दूसरा यहीं पर रेंगने लग जाता है। यहाँ पे भगदड़ मच जाती है, जिनकी आवाजें सुनकर ही जेमा और नाशा यहाँ पे आई थी। सिक्योरिटी गार्ड्स ने उस क्रीपर को तो फौरन मार दिया था जिसने केनेथ मार्शल पे हमला किया था, लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर अब मिकी 18, जिसे केनेथ मार्शल पे बहुत ज्यादा गुस्सा था क्योंकि उसकी वजह से उसकी बार बार जान जाती थी, वो केनेथ मार्शल को मारने की कोशिश करता है। ऐसे मिकी 18 की गलती की वजह से सब लोगों का ध्यान मिकी 17 और 18 दोनों पे चला जाता है और उनके साथ साथ नाशा को भी पकड़ लिया जाता है क्योंकि नाशा ने इस चीज की रिपोर्ट नहीं की थी। हम देखते हैं कि अब उस क्रीपर को भी पकड़ लिया गया था जो छूटकर भागा था और उस पर नए नए एक्सपेरिमेंट्स इन लोगों ने स्टार्ट कर दिए थे। अब नाशा और मिकी 17 बातें ही कर रहे थे कि यहाँ पर टेमो आ गया। वो मिकी से कहता है, देखो यार, अर्थ पे जिससे हमने लोन लिया था वो कह रहा है कि जल्द ही हम उसके पैसे वापस करें। पैसे तो हमारे पास है नहीं, तो उसने धमकी दी है कि वो मेरी या तुम्हारी बॉडी का कोई पार्ट लेना चाहता है। देखो, तुम एक एक्सपेंडेबल हो, अगर मर गए तो तुम्हें दोबारा जिंदा कर लिया जाएगा, लेकिन अगर मेरी बॉडी का कोई पार्ट चला गया तो मैं क्या करूंगा। तभी मिकी 18 कहता है, यार देखो, ज्यादा गुस्से वाला मैं हूँ और मैं ही तुम्हें ऑर्गेनिक वेस्ट में भी फेंकने वाला था। मेरा गुस्सा बार बार मुझे मुसीबत में डाल रहा है। एक काम करो, तुम मेरी ही बॉडी का कोई पार्ट ले लो। जैसे ही खुशी से टेमो उसके करीब आता है तो मिकी 18 उसे शॉक दे देता है क्योंकि यही तो उसका प्लान था। जिसके बाद उसने टेमो की जेब से चाबी भी चुरा ली। वो अभी आजाद हुआ ही था कि यहाँ पर कुछ और लोग आ गए क्योंकि पता चला केनेथ मार्शल की वाइफ ने उस क्रीपर की दुम को काट के एक सॉस बनाया था जो उसे बहुत ज्यादा पसंद आया था। अब उसे ऐसे ही क्रीपर्स की और दुमें भी चाहिए थी, जो लाने का काम उसने डिसाइड किया कि इन तीनों को दिया जाएगा। स्पेस शटल के बाहर के कैमरा से केनेथ मार्शल देख पाता है कि इस छोटे क्रीपर को लेने के लिए बहुत सारे क्रीपर्स तेजी से उनके स्पेसशिप की तरफ बढ़ रहे थे। वो तो इन सबको मारना ही चाहता था, लेकिन फिर उसके सेक्रेटरी ने कहा कि इन क्रिएचर्स को मारकर क्या होगा, आपको तो कोई फायदा नहीं होगा। पहले इन तीनों को जाने दें और इनको अपना काम करने दें। जब इन क्रिएचर्स की दुमें आप लोगों को मिल जाएंगी उसके बाद मार दीजिएगा आप इन्हें। नाशा को उसकी बातें सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो केनेथ के ऊपर बोलने लग जाती है, चिल्लाने लग जाती है, कितने बेहिस इंसान हो, अपनी जुबान के टेस्ट के लिए तुम इतनी क्रिएचर्स को दर्द दोगे, तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती ना। उसके बाद से केनेथ मार्शल को गुस्सा आ जाता है और वो उसको सजा देने के लिए छोटे क्रीपर को एक रस्सी से बांधकर उसकी रस्सी नाशा के दांतों में पकड़ा देता है और उसे ऑर्गेनिक वेस्ट के पास जाकर खड़ा कर देता है और कहता है कि अगर ये रस्सी छूटी तो देखो ये मारा जाएगा। अब उस छोटे क्रीपर की जान बचाने के लिए नाशा दांतों में रस्सी पकड़े खड़ी थी, जबकि मिकी 17 और मिकी 18 को स्पेसशिप से नेफलिन प्लैनेट के ऊपर उतार दिया गया था। उन्हें ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ी थी। क्रिएचर सारी तकरीबन स्पेस शटल के पास ही थी। अब मिकी 17 जो पहले भी यहाँ की एक क्रिएचर से मिल चुका था, वो इन क्रिएचर से बात करना चाहता था और सब चीजों को रिजॉल्व करना चाहता था। वो क्रिएचर को बताता है कि ये इंसान है, इनके पास बहुत सी जहरीली गैसेस हैं जो छोड़कर वो तुम सबको मार देंगे। इस क्रिएचर के पास टेलीकाइनेसिस पावर थी, यानी अपना मैसेज मिकी 17 के माइंड में पहुंचा सकता था। वो कहता है कि हमारे एक क्रीपर को तुमने मार दिया है और एक क्रीपर तुम्हारे पास है। अगर तुम मरे हुए क्रीपर के बदले अपने किसी साथी को मार दो और मेरे दूसरे क्रीपर को लाकर वापस हमें दे दो तो मैं भी तुम सबको बख्श दूंगा। नहीं तो हमारे पास भी ऐसी पावर्स है जिनसे हम तुम्हें तबाह कर सकते हैं। हमारे पास कुछ ऐसी साउंड वेव्स निकालने की ताकत है जो तुम्हारे कान क्या तुम्हारे दिमाग तक को फाड़ देंगी। इसी चीज की एग्जांपल देने के लिए वो क्रिएचर जोर से चिल्लाने लगती है। ये आवाज इतनी ज्यादा भयानक थी कि मिकी 17 और 18 को अपनी जान बचाने के लिए अपने कान बंद करने पड़े। मिकी 17 ये बात समझ चुका था कि ये क्रिएचर्स बहुत ज्यादा ताकतवर हैं। यही बात वो बताने के लिए स्पेसशिप के कैमरा के पास जाता है और हाथ हिलाकर ये समझाने की कोशिश करता है कि क्रीपर के बच्चे को छोड़ दो। नाशा उसका ये इशारा समझ चुकी थी, लेकिन केनेथ मार्शल को लगा कि मिकी उन क्रिएचर से कुछ बातचीत कर रहा है। केनेथ कहता है कि बातचीत तो मुझे करना चाहिए, मैं लीडर हूँ। पीछे से उसका सेक्रेटरी भी कहता है, जी सर, आप बाहर जाएं, आप उनसे बात करें। उनको मारने तो वैसे ही हम वाले हैं, लेकिन अगर आप उनसे बात करेंगे तो ये हिस्ट्री में लिखा जाएगा और लोगों की नजरों में आपकी इज्जत और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। केनेथ मार्शल को यहाँ ये भी लग रहा था कि बात करने जब मैं जाऊंगा तो दोनों मिकीस को तो मर जाना चाहिए, इसीलिए वो उन बॉम्ब्स का रिमोट अपने पास ले लेता है जो मिकी 17 और मिकी 18 के सूट में लगे हुए थे। यहाँ केनेथ बाहर निकलता ही है तो नाशा भी उस छोटे क्रीपर को बचाते हुए, इन सबसे लड़ते हुए उसे बाहर ले आती है ताकि ये क्रीपर अपनी माँ के पास जा सके। नाशा भागकर इस क्रीपर को मिकी 17 को दे और मिकी 17 जाकर ये क्रीपर उसकी माँ को पकड़ा देता है। लेकिन जैसा कि इस बड़ी क्रिएचर ने 2 शर्तें रखी थी, एक ये कि उनका क्रीपर वापस कर दिया जाए और दूसरी क्रीपर की जान के बदले यहाँ किसी इंसान की जान ली जाए, तभी वो यहाँ से जाएंगे। यही सोचते हुए मिकी 18 केनेथ मार्शल के पास जाकर उसके पास मौजूद
अपना ही बॉम्ब का बटन दबा देता है और दोनों की जान यहाँ चली जाती है। अपना बदला पूरा होते ही मदर क्रीपर सबको लेकर यहाँ से चली गई, जैसा कि उसने वादा किया था। जिसके बाद अब हमें 6 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ अब नाशा स्पेस कम्युनिटी की हेड बन गई थी। मिकी 17 अभी भी जिंदा है, जिसे अब एक रिमोट दिया जाता है और नाशा कहती है इसके जरिए तुम उस एक्सपेंडेबल मशीन को तबाह कर सकते हो जिसने तुम्हारी लाइफ तबाह की, और अब मैं अपनी लाइफ तुम्हारे साथ गुजारना चाहती हूँ। फिर मिकी उस बटन को दबा देता है और वो मशीन तबाह कर देता है। और बस यही सब दिखाते हुए ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।